एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या एप्लीकेशंस है? एप्लीकेशन मतलब कि इसे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अपने काम में ला सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। तो इसमें सबसे पहले लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फार्मिंग फार्मेसी वाला है। फार्मेसी मतलब मेडिसिन। तो अगर हम कोई दवाई या कोई ऐसा मॉलिक्यूल माइक्रोब से ले रहे हैं, जैसे हमने बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक प्राप्त किया था, तो वो इसी में आता है मॉलिक्यूलर फार्मिंग। प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जैसे हम लोग इंसुलिन बनवा सकते हैं बैक्टीरिया से, तो वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। फ्रॉम लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ऐसे एनिमल और प्लांट जिनसे हम अपनी पसंद का प्रोडक्ट लेते हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर उनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। क्या बोलते हैं? हाँ, उन्हें आप जेनेटिकली मॉडिफाइड भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो ट्रांसजेनिक। वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? और वो प्रोटीन अगर कोई मेडिसिनल वैल्यू का है तो फिर इस प्रोसेस को आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर। ओके, मेजर रिसर्च एरिया कहाँ पर हम और बेटर कर सकते हैं बायोटेक को? तो पहला है अच्छे से अच्छा कैटलिस्ट तैयार कर सकते हैं, अच्छी एंजाइम्स बना सकते हैं। दूसरा, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस। ऑप्टिमल कंडीशन यानी बेस्ट से बेस्ट कंडीशन देनी हमें माइक्रोब्स को कल्चर करके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें और हमारी पसंद का प्रोडक्ट बना के दे। रीजंस फॉर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। हम फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या रीजंस है? फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 3 रीजन है। पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्शन कर सकते हैं। एग्रोकेमिकल का ज्यादा से ज्यादा यूज मतलब पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर का। खेतों में केमिकल डालेंगे तो ग्रोथ होगी ज्यादा प्लांट्स की। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हम जानवरों के मल का इस्तेमाल कर सकते हैं खाद के तौर पे। जीएमओ बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स उगा सकते हैं खेतों में, जो ज्यादा अच्छी ग्रोथ देंगे और रेगुलर प्लांट्स के मुकाबले। तो ये कुछ रीजन है इंक्रीज फूड प्रोडक्शन के लिए। फिर आती है हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था वो एक हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट और राइस को इंट्रोड्यूस करने से आया था। हमारे देश में पहले इतना भी अनाज नहीं होता था कि हम अपने ही देशवासियों का पेट भर पाए, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद इंडिया में क्रॉप प्रोडक्शन 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स, यानी ट्रिपल हो गया। अब इतना होता है कि हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन? पीरियड इन विच सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी of grains. Grains मतलब अनाज, cereal, wheat और rice, particularly wheat and rice was observed in 20th century. अच्छा, ग्रीन रिवोल्यूशन भारत में आया, इसके क्या कारण है? इसका पहला कारण है अच्छी नस्लों को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, हाई यील्डिंग वेराइटीज। अगर आपको याद हो तो हमने जब ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर पढ़ा था तो उससे पहले एक साइंटिस्ट का फोटो लगा था बुक में, उनका नाम है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं, क्योंकि ये अमेरिका से बहुत अच्छी नस्ल के गेहूं और चावल के पौधे लेकर आए थे। वो अच्छी नस्ल आज देश में हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, बेटर मैनेजमेंट, यानी फसलों की कटाई और उसके बाद का जो रख रखाव है, वेयर हाउसेज, वो अच्छे हो गए। तीसरा, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, खेतों में केमिकल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। हालांकि अब ये नुकसान कर रहा है, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया इंडिया में तो ये 3 बड़े कारण थे भारत में हरित क्रांति आने के। पहला, अच्छी नस्लों का चुनाव। दूसरा, रखरखाव अच्छा हो गया प्रोडक्ट्स का। और तीसरा, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। ग्रीन रिवोल्यूशन ने किया क्या? ग्रीन रिवोल्यूशन ने 3 गुना कर दिया, यानी ट्रिपलिंग कर दिया किसको? फूड सप्लाई। नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग, ये साइंटिस्ट है जिन्हें पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन माना जाता है। इंडिया में तो एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, पूरे विश्व में किसको माना जाता है? नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग। तो पूरी दुनिया भर में अच्छे से अच्छी नस्ल के पौधे जो इन्होंने तैयार किए वही उगाए गए अलग अलग जलवायु, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में। इन्हीं के साथ कुछ साल काम किया था एमएस स्वामीनाथन ने, फिर वो इंडिया आ गए अच्छी नस्ल के पौधे लाकर। तो अगर वर्ल्ड वाइड बोला जाए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन तो वह नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग, इंडिया में बोला जाए तो एमएस स्वामीनाथन। अब हम किसी भी क्रॉप को, किसी भी पौधे को, फसल को कैसे कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई? उसके 2 तरीके हैं। पहला, उस फसल में, उस क्रॉप में आप एक नया जीन ऐड कर दो, दैट इज जीन एडिशन। दूसरा तरीका यह है कि आप उसमें से एक जीन हटा दो, दैट इज जीन सब्सट्रैक्शन। ये 2 तरीके हैं जिनसे आप किसी भी क्रॉप को क्या कर सकते हो? जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो। क्या फायदे हैं एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को उगाने के? देखिए,
जब भी जीएमसी पढ़ेंगे तो शॉर्ट में ऐसे भी कई बार लिखा हुआ मिलेगा जीएमसी, इसका मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स जो जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुकी है। तो उसका सबसे पहला फायदा है कि वो फसल मोर टॉलरेंट होती है टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब गर्मी ज्यादा पड़ना, बारिश का कम होना, मिट्टी का ज्यादा नमकीन हो जाना, सैलिनिटी बढ़ जाना, इस तरह की जो परेशानियां पौधों में होती हैं वो परेशानियों को बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। अगर पौधा जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा तो वो इन परेशानियों को आसानी से झेल सकता है। दूसरा, रिड्यूस्ड रिलायंस। रिलायंस तो एक कंपनी का नाम है। रिलायंस का हिंदी में अर्थ होता है निर्भरता, ठीक है। तो रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। क्यों? क्योंकि आजकल पौधे ही ऐसे बना दिए जाते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से कि उनके अंदर जहर नेचुरली होता है। वो जहर हम इंसानों के लिए जहरीला नहीं होता, वो उन कीड़ों के लिए जहरीला हो रहा है जो उस फसल को खाते थे। तो मतलब हम ऐसे पौधे उगा रहे हैं आजकल जिन्हें बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। क्या बोलते हैं उन्हें? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट उगाने से क्या होता है बेटा, हमें पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। पेस्टिसाइड्स वो केमिकल होते हैं जो हम कीड़ों को मारने के लिए, कौन से कीड़ों को मारने के लिए? पेस्ट, जो खतरनाक कीड़े हैं जो फसल को खा रहे हैं। कोई भी कीड़ा अगर फसल खाता है तो हमने पढ़ा था ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के लास्ट में कि उस प्रोसेस को इन्फेस्टेशन बोलते हैं, कीड़े के द्वारा फसल को खाना, और ऐसे कीड़े को पेस्ट बोलते हैं। तो नॉर्मली खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है पेस्ट को मारने के लिए, लेकिन अगर हम क्रॉप को ही जेनेटिकली मॉडिफाइड करके जहरीला बना दें, यानी कि हम क्या बना दें? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, तो क्या हमें पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी? वही तो लिखा है कि हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, हम रिड्यूस हो गए, रिलायंस, निर्भर कम हो गए किस पे? केमिकल। अगला है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की कटाई, गेहूं कट गए, चावल कट गए, खेतों से टमाटर तोड़ लिए। तो जब फसल को खेतों से ले लिया जाता है तो उसे बोलते हैं हार्वेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? और पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है फसल की कटाई के बाद, फसल कटने के बाद होने वाला नुकसान। जैसे फॉर एग्जांपल हमने खेतों से टमाटर तोड़ लिए सारे, टमाटर तोड़ने के बाद रखे रखे वो जिसमें भी होते हैं कैरेट में, वो वजन की वजह से गल गए, कुछ कुछ पे कीड़ा लग गया, मार्केट पहुंचने तक मान लीजिए 100 किलो टमाटर है तो 100 में से 20-25 किलो खराब हो गए। तो ये लॉस फसल के कटने के बाद हुआ है, इसको बोलेंगे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट मतलब बाद में, है ना, हार्वेस्ट मतलब कटाई। तो फसल की कटाई के बाद जो नुकसान होता है वो कम होगा। कब? अगर हम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक टमाटर होता है जिसको बोलते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसमें फ्लेवर की प्रॉपर स्पेलिंग नहीं है, इसका नाम ही यही है, FLAVR, फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये क्या है? ये वही टमाटर है जो आप लोग खाते हैं आजकल। आपने देसी टमाटर सुना है? देसी टमाटर आज भी भारत के कुछ गांवों में होता है, यूपी में तो नहीं होता, हरियाणा में भी नहीं होता, लेकिन हिल्स में चले जाओगे तो मिलेगा। देसी टमाटर ऐसा होता है कि वो कच्चा ही खरीदा जाता है, कच्चा ही बेचा जाता है, हल्का पीला होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, और जब एकदम पक के लाल होता है ना तो एकदम गल चुका होता है। ऐसा गल चुका होता है कि मतलब आप उसे हाथ में पकड़ ही नहीं सकते। तो देसी टमाटर लाल हो जाने पर ना बहुत गलगला हो जाता है, ऐसा कि मतलब खराब, मतलब आपको लगेगा कि सड़ चुका है। तो क्या है? वो ओरिजिनल टमाटर है। लेकिन अब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड करके टमाटर को ऐसा बना दिया है कि वो पक तो रहा है, वो लाल भी हो रहा है, लेकिन वो अपनी हार्डनेस नहीं खो रहा, वो अभी भी ठोस है। नहीं तो आज से 25 साल 30 साल पहले के टमाटर जो मार्केट में मिलते थे वो पकते ही गल से जाते थे, उनको हरा ही खरीदा जाता था, हरा ही बेचा जाता था। लेकिन जब से ये मार्केट में आया जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो, ये पकने के बाद भी अपनी हार्डनेस को लूज, आप देखना मार्केट में जो टमाटर है अगर बहुत ज्यादा गल भी जाए ना तो भी अंदर से गलता है, बाहर से फिर भी ठोस ही रहता है, क्योंकि इसके अंदर एक जीन को डिलीट किया गया है, मतलब इसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। अगला है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज। अगर मिट्टी में मिनरल है तभी तो प्लांट होगा, लेकिन ऐसी मिट्टी जिसमें मिनरल कम है उसमें भी प्लांट को हमें बाहर से सपोर्ट देना पड़ता है, फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसी फसल तैयार करें जो कम मिनरल्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे तो वो क्रॉप ज्यादा एफिशिएंट होगी। एफिशिएंसी क्या समझते हैं आप?
एफिशिएंसी, एफिशिएंट उसे कहते हैं जो कम इनपुट लेने पे ज्यादा आउटपुट दे। ज्यादा इनपुट लेने पे ज्यादा आउटपुट तो सब देते हैं, लेकिन जो कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट दे उसे एफिशिएंट बोलते हैं। तो हम एक ऐसी क्रॉप तैयार कर सकते हैं जो मिट्टी में मिनरल कम होने पर भी ग्रोथ ज्यादा देगी, यानी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्रॉप की। किस चीज में? मिनरल यूसेज। अगला है एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। एनहेंस करने का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। जैसे फॉर एग्जांपल चावल है, चावल हम लोग किस लिए खाते हैं? अपने कार्बोहाइड्रेट की जरूरतों को पूरा करने के लिए। खाने में 3 चीजें होती है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, जिसे आप आमतौर पे कार्ब्स बोल देते हो ना। दिन भर में जितनी भी काम करते हो आप, सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, घर आते हो, पूरे दिन भर की एनर्जी जो आपको मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसमें 2 चीजें मेन है, रोटी और चावल। रोटी में भी स्टार्च है, चावल में भी स्टार्च है। अब जो गरीब लोग हैं बेटा, उन लोगों की पहुंच में फल और ड्राई फ्रूट्स, दूध, मीट ये सब नहीं होता। तो गरीब लोगों के लिए एक ऐसा चावल तैयार किया गया, हालांकि ये सभी इंसानों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसका ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। राशन में ऐसा चावल दिया जाता है कई देशों में, हमारे देश में भी कई इलाकों में मिलता है, इसका नाम है गोल्डन राइस। इस राइस में चावल के 2 गुण है ही, चावल में जो स्टार्च होता है वो इसमें है, लेकिन इसमें एक चीज एडिशनल आ गई, पीला रंग। और वो रंग असल में बीटा कैरोटीन है। देखिए इस चावल को ध्यान से, ये नॉर्मल राइस है, ये गोल्डन राइस है। गोल्ड यानी सोने जैसा कुछ नहीं है इसमें, बस इसका रंग पीला है, ये होता ही ऐसा है। और इसके पीले रंग का होने का कारण है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट होता है जो हर पौधे में होता है, हर पौधे में, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, पूरे प्लांट किंगडम में सबके पास होता है ये पिगमेंट। कौन सा? बीटा कैरोटीन। आपने गाय का दूध पिया है? आपने नोटिस किया होगा गाय और भैंस के दूध में फर्क होता है, कलर का फर्क। गाय का दूध हल्का पीला होता है, भैंस का एकदम व्हाइट होता है, जबकि चारा दोनों को एक जैसा देते हैं। क्या फर्क होता है? मतलब ऐसा फर्क क्यों होता है कि गाय का दूध हल्का पीला होता है? एक्चुअली गाय के अंदर ना वो एंजाइम नहीं है, गाय के शरीर में कमी है। क्या कमी है? गाय के पास वो एंजाइम नहीं है जो बीटा कैरोटीन को पचा सके, इसको डाइजेस्ट कर सके। तो गाय को जब हम चारा खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, हरा घास या भूसा खिलाते हैं, तो उसमें बीटा कैरोटीन होता है, गाय खाती है उसको, गाय को अब्जॉर्ब भी होता है। लेकिन क्योंकि गाय के पास वो एंजाइम नहीं है जो किसको तोड़े, तो वो साबुत ही गाय के शरीर में आ जाता है, और फिर वो साबुत ही गाय के दूध में आ जाता है, इसलिए गाय के दूध का रंग हल्का। जबकि भैंस के पास वो एंजाइम्स हैं जो पचा सकती है किसको, तो भैंस जैसे ही खाएगी हरा चारा या भूसा, उसका बीटा कैरोटीन टूट जाएगा। आखिर बीटा कैरोटीन टूट के बनता क्या है? बीटा कैरोटीन टूट कर बनता है विटामिन ए। विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंख में होता है रेटिना, तो रेटिना के लिए जो अच्छा है उसका नाम रेटिनॉल। तो विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। जब हम एक बीटा कैरोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, बस एक, तो 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं विटामिन ए के। और बायोलॉजी में हम लोग ये तोड़ना फोड़ना ऐसे नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो बीटा कैरोटीन का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, किसके? विटामिन ए, जिसको और क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। अब देखिए हमने एक प्लांट लिया, ये सोर्स हो गया, सोर्स प्लांट। क्यों बोला इसे सोर्स? क्योंकि यहीं से मिला है डिजायर। ये प्लांट है डैफोडिल का, इससे हमें एक जीन मिला, जीन का नाम है बीटा कैरोटीन जीन। तो ये हमें चाहिए था, तो ये कैसा जीन हुआ बच्चों? ये हुआ डिजायर्ड जीन। हमने इस बीटा कैरोटीन के जीन को डाल दिया किसके अंदर? राइस प्लांट सेल के अंदर। जिसके अंदर भी जीन डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? देखो जहां से जीन मिले उसे क्या बोलते हैं? सोर्स। ठीक है, जो जीन मिले उसे क्या बोलते हैं? डिजायर्ड जीन। और जिसके अंदर हमें पहुंचाना होता है वो क्या होता है? एक बार आपने होस्ट के अंदर जीन पहुंचा दिया, फिर वो होस्ट जेनेटिकली, उसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक। क्या बोलेंगे? अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल है, इसका हमने प्लांट टिश्यू कल्चर किया। प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब है हमने इस सेल में सेल डिवीजन करवा करवा के पूरा प्लांट तैयार कर दिया। इस टेक्निक को बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। अब ये जो प्लांट तैयार हुआ है इसका नाम है गोल्डन राइस, क्योंकि जब इस पे चावल लगे ऊपर, तो ये चावल नॉर्मल सफेद चावल नहीं थे, ये पीले चावल थे। इसी वजह से इस प्लांट का नाम क्या रखा है? तो गोल्डन राइस कैसी क्रॉप है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, तो हम इसे बोलेंगे जीएमसी। क्या बोलेंगे इसे?
और क्योंकि इसमें पीला रंग है और उस पीले रंग में क्या है, विटामिन ए, तो हम इसे बोलेंगे कि ये न्यूट्रिशनली एनहेंस्ड है। कैसा है, न्यूट्रिशनली एनहेंस, यानी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया है। जरूरत क्यों पड़ी ऐसा करने की, क्योंकि हमें खाना जो डिजाइन करना है वो सबके हिसाब से करना है, ताकि सारे इंसानों की जरूरतें पूरी हो जाए, वो भी जो बहुत रिच है और उनके लिए भी जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं उनके लिए भी। तो सबकी जरूरत पूरी हो जाए, इसके लिए सबकी जरूरत पूरी हो जाए, यहीं बैठ जाओ, सबकी जरूरत पूरी हो जाए, तो हमने एक ऐसी क्रॉप तैयार की जो जेनेटिकली कैसी है, मॉडिफाइड। कैसे, जब बाजार में सामान खरीदने जाते हैं खाने का, तो सबसे सस्ता जो एक गरीब पहले खरीद सकता है वो है अनाज, सीरियल्स। उससे महंगा होता है सब्जियां और दालें, उससे महंगा फ्रूट्स, उससे महंगा एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, बटर, घी और नॉनवेज। ये महंगा है। समझ में आया कुछ आपको? कहने का मतलब ये है कि वो चीज जो सबकी पहुंच में आ रही है वो अनाज है, सीरियल्स, और राशन में मिलता भी। तो जो लोग हरी सब्जी नहीं खरीद पा रहे, फ्रूट्स नहीं खा पा रहे, क्योंकि फ्रूट से मिलेगा उन्हें विटामिन, दूध नहीं खरीद पा रहे, वो लोग अगर इस चावल को खा लेंगे तो उन्हें कम पैसों में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो ये क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड है और इंसानों के लिए अच्छी है, क्योंकि इससे विटामिन ए की कमी पूरी होती है। समझ में आया आपको? मतलब हम ये एडवांटेजेस पढ़ रहे थे किसके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के। और ये जो है गोल्डन राइस, ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, क्योंकि इस प्लांट के अंदर हमने एडिशनल जीन डाल दिया, किसका, बीटा कैरोटीन का। और बीटा कैरोटीन असल में किसका प्रीकर्सर है, विटामिन ए का। विटामिन ए बनने से पहले वो बीटा कैरोटीन का था। और एक बीटा कैरोटीन को तोड़ेंगे तो कितने विटामिन ए के मॉलिक्यूल निकलेंगे, आ रहा है समझ में? अब ये भी एक एग्जांपल है हिरोडिन का, बट ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एनसीईआरटी में है नहीं, बस आपको समझाने के लिए है। फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप बर्डन ना लो, इसको याद करने पे टाइम खराब ना करो। आउट ऑफ एनसीईआरटी ये टॉपिक। देखिए, लीच यानी जोंक, ये एक एक्टोपैरासाइट है, मैमल्स के ऊपर खून पीती है। हिंदी में जोंक बोलते हैं, इंग्लिश में लीच बोलते हैं। ये दूसरे जानवरों से खून पीती है, अपना पेट भरती है, पैरासाइट है ये। इसके लार जो होती है, इसका जो सलाइवा होता है, उसमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जो खून का थक्का जमने नहीं देता। उस प्रोटीन का नाम है हिरोडिन। क्या नाम है, अब वो हिरोडिन की वजह से जब ये खून पीती है ना, तो खून अटकता नहीं है, लगातार आता है। और आजकल तो इसका इस्तेमाल, इस लीच का इस्तेमाल इलाज में भी हो रहा है। यस, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इसको यूज करते हैं सर्जरी के बाद। जब सर्जरी हो जाती है किसी की, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था वर्कर, उसकी उंगली कट गई, तो फटाफट वो साथ वाले उसके कटी हुई उंगली और उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर जैसे तैसे उंगली को ग्राफ्ट करता है, फिर से लगा देता है। हफ्ता 10 दिन बाद जब स्टिचेस, वो बैंडेज खुलती है, टाके अभी भी है, तो उस उंगली में दिक्कत ये आती है कि ब्लड फ्लो स्टैब्लिश नहीं हो रहा होता है। अगर हो गया फिर तो दिक्कत नहीं है, फिर नहीं लगाएंगे इसे। नहीं तो अगर किसी का ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, उंगली जुड़ गई है बट ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं हो रही, ब्लड नहीं जा रहा है उधर, तो जो नया मतलब जो उंगली लगी है, कटी हुई उंगली, उस पे जोंक को लगाते हैं, लीच को, और ये खून चूसना शुरू करती है। और खून चूसने के साथ साथ ये हिरोडिन डालती है। हिरोडिन से क्या होता है, जो कहीं क्लॉट व्लॉट बना हुआ खुल जाएगा। उससे क्या होता है, शरीर के बाकी हिस्से से उस कटी हुई उंगली में खून जाना शुरू होता है, जिससे वो उंगली धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और एक बार नहीं करते, ऐसा बार बार करते हैं, मतलब एक हफ्ते तक डेली करेंगे ऐसा। उससे क्या होगा, ब्लड वेसल डेवलप हो जाएंगे उस कटी हुई उंगली में भी जो जुड़ी है, फिर वो बॉडी का पार्ट हो जाती है। रिकवरी फास्ट होती है इससे। किसकी हेल्प से, जोंक की हेल्प से। इसे इसका साइंटिफिक नेम रखा है हिरोडो मेडिसिनालिस। क्या नाम रखा है इसका, हिरोडिन एरिया भी बोलते हैं हम लोग, हिरोडो मेडिसिनालिस साइंटिफिक नेम है जोंक का। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसके इस प्रोटीन को लेने के लिए हिरोडिन जीन को आइसोलेट किया। कौन सा जीन, तो हिरोडिन जीन क्या है, डिजायर्ड जीन। फिर उसे डाल दिया सरसों की सेल में। सरसों बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रासिका या मस्टर्ड, ब्रासिका बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो सरसों के अंदर हमने जीन डाल दिया, कौन सा, अब इससे ये सेल कैसी होगी, ट्रांसजेनिक। फिर हमने उस ट्रांसजेनिक सेल से प्लांट बनाने के लिए क्या कर दिया, प्लांट टिश्यू कल्चर। एक पूरा प्लांट बनके तैयार हो गया। किसका प्लांट, सरसों का। अब इस प्लांट पे सरसों लगती है, सरसों को पीसते हैं, तेल निकलता है, लेकिन तेल के साथ एक प्रोटीन भी निकलता है, कौन सा, हिरोडिन। हिरोडिन बड़े काम का प्रोटीन है। याद करो, हमने स्ट्रेप्टोकाइनेस पढ़ा था पीछे, बताया था ना, जिनको मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है उनको इंजेक्शन लगता है स्ट्रेप्टोकाइनेस का। स्ट्रेप्टोकाइनेस को क्या बोला था, नेचुरल क्लॉट बस्टर, याद है आपको? तो वही काम हिरोडिन भी करता है। अगर किसी की नसों में बेवजह क्लॉटिंग हो जाए, जो कि आजकल बड़ा कॉमन होता जा रहा है,
बहुत से लोगों के बारे में आपको ये सुनने में मिल रहा होगा कि XYZ जो भी स्टार है, उनके सर में क्लॉट जम गया था ब्रेन में और उससे बॉडी पैरालाइज हो गई, उनकी क्लॉट जम गया, ये दिक्कत हो गई, इवन डेथ भी हो जाती है। तो वो क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए ज्यादातर इंजेक्शन किसके लगते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस। लेकिन अब ये भी यूज होता है, कौन सा प्रोटीन, क्योंकि क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। मतलब ये चैप्टर इस बारे में है कि कैसे हम किसी को जेनेटिकली मॉडिफाई करके अपनी पसंद का प्रोडक्ट या सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में तो हम सीख रहे थे हाउ टू मॉडिफाई, हाउ टू जेनेटिकली मॉडिफाई। अभी हम इसमें प्रॉपरली देखेंगे कि ये इसके एप्लीकेशन है, ऐसे ऐसे करके हमने ये सब किया भी है। तो अब आपके सिलेबस की सबसे पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बीटी कॉटन। देखिए सामने क्या है बीटी कॉटन। एक बैक्टीरिया होता है नेचर में, प्रकृति में, ये बैक्टीरिया नेचुरली ऐसा करता है, इसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बोलिए, शॉर्ट में इसको बीटी बोल सकते हैं। ये बैक्टीरिया का नेचर ही ऐसा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है कि एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। क्या नाम है? और क्राई का मतलब रोने धोने से नहीं है, क्राई का अर्थ होता है क्रिस्टलाइन, जैसे नमक और चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, वैसे। तो बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया प्रोटीन बनाता है। कौन सा प्रोटीन? और क्राई का अर्थ क्या है? क्रिस्टलाइन। एक बात ध्यान रखना, अगर क्राई लिखते वक्त सी कैपिटल हो तो वो एक प्रोटीन होगा, और क्राई लिखते वक्त अगर सी स्मॉल हो तो वो जीन होगा। मतलब हो सकता है कि क्राई लिखा हो फिर जीन लिखा हो, तो स्मॉल सी जीन के लिए, कैपिटल सी प्रोटीन के लिए। तो बैसिलस thuringiensis नाम का एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन। और कई बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का ये सवाल है, आप देखना आया हुआ है कई बार, और कई बार तो ये सेकंड टर्म में प्री बोर्ड में भी आता है, आया हुआ होगा कि बैसिलस thuringiensis खुद क्यों नहीं मर जाता उस प्रोटीन से जो वो बनाता है। मतलब ये जो जहरीले प्रोटीन इसने बनाए इस बैक्टीरिया ने, इन प्रोटीन्स ने इसकी जान क्यों नहीं ली? तो उसका जवाब ये है कि बैसिलस thuringiensis जो प्रोटीन बनाता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में? जिन्हें प्रोटॉक्सिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इन प्रोटॉक्सिन्स को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए रहता है एल्कलाइन पीएच। कैसा पीएच? यानी पीएच 7 से ज्यादा। कितने से ज्यादा? 7 से ज्यादा होगा तभी तो एल्कलाइन होगा। उस एल्कलाइन पीएच में ये प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट होकर टॉक्सिन बन जाते हैं। यानी बैक्टीरिया सीधा सीधा जहर नहीं बना रहा है, वो जहर बना रहा है बट इनएक्टिव फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? और उसे एक्टिवेट करने के लिए कैसा पीएच चाहिए? एल्कलाइन पीएच 7 से ज्यादा चाहिए। क्या वो पीएच इस बैक्टीरिया के अंदर है? इसका मतलब इसके द्वारा बनाए गए टॉक्सिन्स इस पे हमला नहीं कर सकते, इसकी जान नहीं ले सकते। लेकिन उन क्राई प्रोटीन्स को अगर कोई कीड़ा खा जाए, कौन सा कीड़ा? लैपिडोप्टेरन बोलते हैं इस कीड़े को, कैटरपिलर होता है ये, कैटरपिलर। एनसीईआरटी में इसको बोला है लैपिडोप्टेरन। ये खा जाए तो इस इंसेक्ट की गट यानी इंटेस्टाइन का पीएच एल्कलाइन होता है। कैसा पीएच होता है? एल्कलाइन, मतलब 7 से। और उस पीएच में ये प्रोटॉक्सिन्स एक्टिवेट होके क्या बन जाते हैं? और टॉक्सिन्स रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ? गट की एपिथेलियम के साथ। किसके साथ? गट की, जिससे आंतों में छेद हो जाते हैं। छेद हो जाने से ये फूल जाता है कीड़ा और एक पॉपकॉर्न की तरह फट जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? पॉप की, इस कीड़े की। लैपिडोप्टेरन एक वॉर्म है, एक कीड़ा है, और इसकी मौत का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करो माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा तो था, लेकिन वहां हमने और तरीके से पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसान इसके स्पोर्स का शैशे यूज करते हैं, पैकेट, उसे पानी में घोलते हैं, फिर उस पानी का छिड़काव करते हैं फसल पे। यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, यहाँ इसको तो हम यूज भी नहीं करेंगे, हम इसके जहरीले जीन्स प्लांट में डाल देंगे ताकि हमें बैक्टीरिया की जरूरत ही ना पड़े। तो क्या किया देखो, हमने बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया से जीन ले लिए। कौन से जीन ले लिए? क्राई जीन्स। और ये क्राई जीन दो तरह के होते हैं, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी। किससे ले लिए? बैसिलस। इसका मतलब डिजायर्ड जीन हो गए। और ये दोनों जीन्स को हमने कॉटन प्लांट सेल में डाल दिया। किसमें डाल दिया? अब सेल के अंदर डाला है, प्लांट सेल के अंदर डाला है, तो वेक्टर चाहिए। और आपको पता है कि डिसार्म पैथोजन से अच्छा वेक्टर कोई नहीं। तो हमने यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम की मदद ली। किसकी मदद ली? एग्रोबैक्टीरियम की मदद से हमने ये दोनों जीन कॉटन प्लांट सेल में डाल दिए। ये जीन मिले कहां से थे? बैसिलस thuringiensis से। डाल किसमें दिए? किसकी मदद से डाल दिए?
अब ये कॉटन प्लांट सेल होगी जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कैसी होगी? अब इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल को हमें पालना है, इसको जिंदा रखना है और इसमें सेल डिवीजन करवा के पूरा प्लांट तैयार करना है। तो क्या करेंगे? प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे। क्या करेंगे? और प्लांट टिश्यू कल्चर करके जो प्लांट तैयार होगा बेटा उसको बोलेंगे बीटी कॉटन। क्या बोलेंगे? बीटी कॉटन। इसलिए क्योंकि कॉटन तो ये है ही, कॉटन तो ये है ही, इसमें बैसिलस thuringiensis के भी गुण आ गए, तो दोनों के गुण एक में आ गए, इसलिए नाम क्या रखा? अब इस प्लांट की हर सेल में, चाहे इसका पत्ता हो, चाहे इसकी स्टेम हो, चाहे इसका कॉटन हो या इसकी जड़ हो, रूट, हर सेल में हर जगह वही प्रोटीन होंगे। कौन से प्रोटीन? क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन जैसे ही कीड़ा खाएगा मर जाएगा। तो ये जो प्लांट है ये कैसा बन गया? पेस्ट। पनप ही नहीं सकता इस पे। और क्राई प्रोटीन जो बने हैं वो हर सेल में बनेंगे। अब ये मत सोचना कि सर इसी कॉटन में होता है क्या, नहीं बेटा, इस पत्ते में, इस पत्ते में, इस स्टेम में, नीचे रूट में और इस कॉटन में, हर जगह हर सेल में कौन से प्रोटीन होंगे? और एक बार खा के तो देखिए वो कीड़ा बचेगा नहीं, क्योंकि क्राई प्रोटीन किस फॉर्म में होते हैं? प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्म में। जैसे ही अल्कलाइन पीएच मिलेगा क्या बन जाएंगे? रिएक्ट करेंगे किसके साथ? और स्वेलिंग और लाइसिस होकर कीड़ा मर जाएगा। आया समझ में? तो ये जो बैक्टीरिया है ना, बैसिलस thuringiensis, ये जो प्रोटीन बनाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? ये किस फॉर्म में होते हैं? जैसे कीड़े ने खाया, इसके पेट का पीएच कैसा है? हाँ, हमें गट बोलना, गट मींस इंटेस्टाइन। इसकी गट का पीएच 7 से, यानी कैसा पीएच है? अल्कलाइन पीएच में प्रोटॉक्सिन क्या बन गए? अब टॉक्सिन रिएक्ट कर गए किसके साथ? इससे इसकी बॉडी में, इसकी इंटेस्टाइन में जगह जगह क्या हो गए? पोर्स हो जाने से ये फूल गया, स्वेलिंग आ गई इसमें, और ये कीड़ा फट के मर गया। बिल्कुल ऐसे फूल गया, स्वेलिंग हो गई, फिर ये पॉपकॉर्न की तरह फट के मर गया। डेथ ऑफ लेपिडोप्टेरियम। इसका मतलब इस कीड़े ने जो पत्ता खाया था ना, ये पत्ता किसी नॉर्मल कॉटन प्लांट का नहीं था, ये पत्ता असल में बीटी कॉटन का पत्ता था। किसका पत्ता था? तभी तो इस पत्ते में ये वाले प्रोटीन थे। कौन से वाले? समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से तैयार किया जाता है। अब ये नाम आपको नया मिल रहा है क्राई फर्स्ट एबी। ये क्या है? अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखें, देखिए तो आपको ये दो नाम तो मिलेंगे कॉटन प्लांट सेल के लिए। बुक में है वही बटन। तो कॉटन प्लांट के कॉटन बॉल वॉर्म को, उस कीड़े को रोकने के लिए ये दो जीन यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। लेकिन भुट्टे में कीड़ा लग जाए, भुट्टे को बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्न, भुट्टे में भी कीड़ा लग जाता है। बोर करने का मतलब होता है छेद करना। सुना आपने बोरवेल? बोरवेल में बच्चा गिर गया, सुना होगा। तो ये कॉर्न है, भुट्टा। भुट्टे में जिस कीड़े ने छेद कर दिया उसको बोलेंगे कॉर्न बोरर। क्या बोलेंगे? हाँ, ये कॉर्न बोरर, ये कीड़ा है ना, इसको बोलते हैं कॉर्न बोरर। तो ये कीड़ा जो है कॉर्न बोरर नाम का, इसने क्या किया? इसने भुट्टे में छेद कर दिया। अब अगर हमें इसकी पॉपुलेशन रोकना है तो हमें ये वाला जीन यूज करना पड़ेगा, क्राई फर्स्ट एबी। यानी कि जो जीन्स होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी क्राई जीन्स आर स्पेसिफिक फॉर इंसेक्ट्स। मतलब एक ही जीन से आप सारे कीड़े नहीं मार सकते। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि मान लो अगर आपने कोई ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई जिससे सारे कीड़े मर जाए, तो इस दुनिया के सारे कीड़े धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे उस फसल से, तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि जो ये जहरीले प्रोटीन बन रहे हैं ये सिर्फ एक खास तरह की स्पीशीज पे एक्ट करेंगे। जैसे कॉटन बॉल वॉर्म के लिए क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी, लेकिन भुट्टे में छेद करने वाले के लिए तो समझ में आया क्या है बीटी कॉटन? क्या है बीटी कॉटन? बीटी कॉटन एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। कैसा प्लांट है? और उसे बनाया गया है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, जिसमें हमने कॉटन के अंदर जीन इंट्रोड्यूस करे हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis और जीन्स का नाम है क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी। ऐसा करके हमने क्रॉप को कर दिया जेनेटिकली। आया समझ में? क्लियर है सबको? तो एक काम कीजिए, बुक से एक बार पढ़िए इसको, है ना? बुक है सबके पास? नहीं तो तब तक नोट करो इसको, आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करो। बैसिलस thuringiensis लिखो इसको। एक नया टॉपिक है
आरएनए इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे। देखो इस कंडीशन को देखो ध्यान से सब लोग देखो। ये जो पीछे फोटो बना है ये टोबैको प्लांट की रूट है, और टोबैको प्लांट की रूट में कीड़े ने उसको नुकसान कर दिया है, खा खाकर जड़ को अंदर से खोखला कर दिया और एक बीमारी पैदा कर दी है जड़ों में। बीमारी का नाम है रूट नॉट डिजीज। नॉट का मतलब गांठ है। तो रूट नॉट डिजीज नाम की बीमारी कीड़े की वजह से होती है, और कीड़े का नाम है मीलोइडेगाइन इनकोग्निशिया। मीलोइडेगाइन इनकोग्निशिया कीड़े का नाम है। ये कीड़ा एक नीमेटोड है। 11th में आपने एनिमल किंगडम पढ़ा था, तो एनिमल किंगडम में आपने एक फाइलम पढ़ा था एस हेलमिंथीज, जिनको राउंड वर्म्स बोलते हैं। राउंड वर्म यानी एस हेलमिंथीज का दूसरा नाम नीमेटोडा है। नीमेटोडा मींस थ्रेड जैसे, पतले धागे जैसे कीड़े। और ये कीड़े ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं। जैसे आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़े थे हाथी पांव बीमारी में क्या होता है, पैर हाथी जैसा बड़ा पैर हो जाता है, फिलेरियसिस, एलिफेंटियासिस। वो एक नीमेटोड की वजह से ही होता है। उसका नाम था वूचेरेरिया। और आपने एक बीमारी सुनी होगी पेट में कीड़े जो पड़ जाते हैं, एस्केरिस वर्म, वो भी एक नीमेटोड है। नीमेटोड मतलब जो पतले धागे जैसे कीड़े होते हैं। टोबैको इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इससे कई सारी मेडिसिन बनती है और लोग कंज्यूम भी करते हैं। टोबैको को एक कैश क्रॉप कहते हैं। कैश क्रॉप का मतलब कि इसको उगाने से फार्मर को बहुत कैश बेनिफिट होता है, इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है। आप लोग जो स्टेशनरी में क्लासमेट के पेन और कॉपियां यूज करते हैं ना, उसके पीछे कभी देखना उसमें आईटीसी लिखा होता है। आईटीसी का अर्थ है इंडियन टोबैको कंपनी। तो टोबैको हमेशा से ही इकोनॉमिकली काफी सपोर्ट रहा है, फार्मर्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि इससे बहुत सारे टैक्स का कलेक्शन होता है। तो टोबैको में अगर प्रोडक्शन में कमी आती है तो नुकसान होगा। तो उस कमी को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक बहुत ही नोबल टेक्निक का यूज किया जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस एक बहुत ही कॉमन तरीका है। देखो क्या लिखा है, नेम द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। दुनिया में जितने भी यूकैरियोट्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, सब के अंदर मिलने वाला एक नेचुरल डिफेंस है आरएनए इंटरफेरेंस। ये सब में होता है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें नहीं होता होगा, सब में पाया जाता है। क्या आरएनए इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है? इंटरफेयर करने का मतलब होता है किसी को बीच में जाकर के डिस्टर्ब करना, उसके काम में बाधा उत्पन्न करना। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। आपको पता है कि हर किसी को जिंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन चाहिए बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्रोटीन चाहिए बॉडी की रिपेयर के लिए। तो चाहे बॉडी की ग्रोथ हो या बॉडी का रिपेयर, या फिर रिप्रोडक्शन करना, या फिर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म समझते हैं, शरीर में बहुत सारी हमारी केमिकल रिएक्शन चल रही है, वो किसकी वजह से चल रही है? एंजाइम्स की वजह से। और एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन। सीधा सीधा मतलब है कि अगर प्रोटीन नहीं बनाना बॉडी में तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो वही करना भी है। हमें कुल मिला के कीड़े को खत्म करना था। क्या नाम था इस कीड़े का? मिलोइडेगाइन इनकोग्निशिया। इसको मारना था। तो इसको मारने के लिए इसको टारगेट बनाया और हमने इसके एमआरएनए को डिस्टर्ब कर दिया, साइलेंस कर दिया। और जब इसका एमआरएनए ही हम साइलेंस कर देंगे तो क्या प्रोटीन बनेगा इसके अंदर? और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या ये कीड़ा सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। तो यही टेक्निक थी आरएनए इंटरफेरेंस। आखिर इसमें ऐसा किया क्या क्या? देखो क्या किया, पहले तो समझ लो ये कीड़ा करता क्या है। ये कीड़ा एक बीमारी करता है। बीमारी का नाम है रूट नॉट डिसीज, कॉज्ड बाय निमेटोड। निमेटोड का नाम है मिलोइडेगाइन इनकॉग्निशिया। ये जड़ों को खा जाता है, यानी रूट्स का क्या करता है? इन्फेस्टेशन। कौन से प्लांट की? टोबैको प्लांट। रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन प्लांट यील्ड। इससे प्लांट की जो यील्ड है, पैदावार है, वो कम हो जाती है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एंड्रू फायर और क्रेग मेलो। ये दो साइंटिस्ट थे, एंड्रू फायर और क्रेग मेलो ने इसकी खोज की थी। ऐसा नहीं कि इन्होंने डेवलप की थी, ये टेक्निक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, सबके अंदर है, लेकिन इन्होंने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया बाकी जानवरों को या बाकी पैरासाइट्स को रोकने के लिए। तो एक नीमेटोड जो सेल पे अटैक कर रहा है, हम उसे रोक सकते हैं। उसका क्या डिस्टर्ब करके? एमआरएनए। इससे नीमेटोड सर्वाइव नहीं करेगा और जो प्लांट इन्फेक्टेड है वो बच जाएगा। तो ये किया कैसे? इसके लिए साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल जीन तैयार किया। ये जीन था नीमेटोड स्पेसिफिक जीन। स्पेसिफिक मतलब खास उसी के लिए बना।
नीमेटोड को मारने के लिए खास जीन तैयार किया गया जो सिर्फ नीमेटोड पे ही अटैक करेगा। इस जीन का नाम था नीमेटोड स्पेसिफिक जीन। और इस जीन को तैयार करने के लिए दो सोर्सेज से मदद ली गई। पहला सोर्स था ट्रांसपोसोम्स और जिनको जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, और दूसरा सोर्स था रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो इन दोनों की मदद से एक जीन साइंटिस्ट ने तैयार किया। उस जीन का नाम रखा गया नीमेटोड स्पेसिफिक जीन। फिर इस जीन को कैसे कैसे करके बहुत कोशिशों के बाद एक टोबैको प्लांट सेल के अंदर पहुंचा दिया और इसमें वेक्टर यूज किया एग्रोबैक्टीरियम। तो किसके अंदर पहुंचाया, यानी कि टोबैको प्लांट सेल क्या है यहाँ पे, होस्ट। फिर ये टोबैको प्लांट सेल होगी ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया। भाई जीन डाल दिया आपने उसके अंदर, तो टोबैको प्लांट सेल क्या हो गया, जीन डाल दिया तो टोबैको प्लांट सेल क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। टोबैको प्लांट सेल के अंदर जीन डालने से टोबैको प्लांट सेल जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी। फिर हमने इस प्लांट सेल का क्या किया, पीटीसी। पीटीसी बोले तो प्लांट टिश्यू कल्चर, और प्लांट टिश्यू कल्चर करके प्लांट तैयार हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं यहाँ पे, वही मतलब है। मतलब ये ट्रांसजेनिक सेल से हमने टोबैको प्लांट बनाया। कैसा, ट्रांसजेनिक टोबैको। अब उस प्लांट की हर सेल के अंदर, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो या लीफ, हर सेल के अंदर क्या था, निमेटोड स्पेसिफिक जीन। और जीन है तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। जीन का क्या होगा, तो जब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो दो आरएनए बने, एक बना सेंस आरएनए और एक बना एंटी सेंस आरएनए। दोबारा बोलो, क्या क्या बना, एक बना सेंस आरएनए, दूसरा बना, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। क्या थे दोनों एक दूसरे के, दोनों जुड़ के बन गए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बन गए, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो ट्रांसलेट नहीं होता ना, इसका मतलब इसके बनने का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए में कॉपी हो गए तो बनने वाले एमआरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा जो ट्रांसलेट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा किसके अंदर, टोबैको की प्लांट की सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर, हाँ, और टोबैको प्लांट की हर सेल के अंदर यही पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा, अब जब वो कीड़ा टोबैको प्लांट की रूट को खाएगा, रूट के पार्ट्स को खाएगा, तो उस कीड़े के पेट में क्या जाएगा, प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या बैठा होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उस कीड़े के अंदर बनने वाले एमआरएनए को साइलेंस कर देगा। क्या करते हैं, और जब एमआरएनए साइलेंस हो जाएगा प्रोटीन नहीं बनेगा। एमआरएनए साइलेंस करने को आप ऐसे समझो कि एक पर्सन है, कोई चश्मदीद गवाह है, उसने कोई इंसिडेंट देखा था, वो कोर्ट में गवाही देने जा रहा है। इससे पहले कि वो कोर्ट में पहुंचे उसको रास्ते में निपटा दिया, तो क्या लगता है केस सॉल्व होगा, और घूम जाएगा। तो वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे गवाही देने वाला चश्मदीद गवाह कौन है, एमआरएनए, और जिस कोर्ट में जा रहा है गवाही देने उसका नाम है राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये वहां पहुंचे उससे पहले इसको निपटा दिया। किसने निपटा दिया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एमआरएनए को कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। जब एमआरएनए साइलेंस हो गया तो क्या उस निमेटोड का प्रोटीन बनेगा, क्या वो निमेटोड सर्वाइव करेगा, पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, और ट्रांसजेनिक प्लांट गॉट, आया कुछ समझ में, मतलब वो ट्रांसजेनिक प्लांट जिंदा बच जाएगा लेकिन वो कीड़ा नहीं बचेगा। अब बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, ये प्लांट के एमआरएनए को साइलेंस क्यों नहीं करता, सिर्फ उसी के एमआरएनए को क्यों कर रहा है। तो उसका जवाब यहाँ छुपा है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। जब कोई चीज स्पेसिफिकली निमेटोड के लिए बनी है तो प्लांट को नुकसान क्यों पहुंचाएगी भाई, समझ रहे हो बात को। जब कोई चीज स्पेसिफिकली निमेटोड को मारने के लिए बनी है तो प्लांट को क्यों पहुंचाएगी नुकसान। एक बार फिर से, हमने दो सोर्सेज से मदद ली। पहला सोर्स जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा, दूसरा सोर्स, यानी कि दोनों की मदद से हमने एक आर्टिफिशियल जीन तैयार किया। आर्टिफिशियल क्या नाम है इसका, और इस जीन को डाल दिया किसके अंदर, किसकी मदद से, इससे ये प्लांट सेल कैसी हो गई, ट्रांसजेनिक हो गई। फिर हमने सेल का क्या कर दिया, जिससे प्लांट तैयार हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट। और उस प्लांट की हर सेल के अंदर यही बैठा हुआ था, क्या, और इस निमेटोड स्पेसिफिक जीन से फिर बने दो तरह के आरएनए, एक बना और दूसरा बना, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, तो दोनों मिलके क्या बन गए। क्या ये ट्रांसमिट होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, शांत पड़ा रहेगा किसके अंदर, टोबैको प्लांट की हर सेल के अंदर। हर सेल के अंदर यही बैठा होगा, क्या बैठा होगा। तो जब कीड़ा, कौन सा कीड़ा, निमेटोड पैरासाइट
खाएगा टोबैको प्लांट की रूट को तो उसके पेट में क्या जाएगा, और ये डबल स्ट्रैंड आरएनए उस कीड़े के खुद के एमआरएनए को क्या कर देगा, जब एमआरएनए साइलेंस हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये पैरासाइट सर्वाइव एंड द ट्रांसजेनिक प्लांट गॉट, आया समझ में। तो इस टेक्निक का नाम था आरएनए इंटरफेरेंस, और ये यूज की गई किसको कंट्रोल करने के लिए, निमेटोड पैरासाइट को, जिसका नाम था मिनोइडेगाइन इनकॉर्पोरेशिया। और ये बीमार किसको कर रहा था, टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट की रूट में क्या कर रहा था, ये इन्फेस्टेशन। बीमारी का नाम रूट नॉट डिजीज। और ये जो टेक्निक है आरएनए इंटरफेरेंस, ये कोई नई चीज नहीं है, इट इज अ नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये एक ऐसा डिफेंस है जो हर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कौन सा, आरएनए इंटरफेरेंस। आई होप समझ में आया होगा आप सबको। बहुत इतना आज के लिए, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।